अस्सलामुअलैकुम। आप मुलाकात फरमा रहे हैं सदाए मेरूमीन चैनल और मैं हूं आपका होस्ट तालिब नकवी एडवोकेट। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे हकूक़ की, लेकिन वो मुख्तलिफ़ किस्म के हकूक़ की बात होगी। और ये वो बात होगी कि वो हर शख्स के लिए इन बातों का जानना ज़रूरी है। मैं ज़्यादा हायल नहीं हूँगा आपके दरमियान और अपना मौजू शुरू करूँगा, लेकिन इससे पहले अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक करके ऑल का ऑप्शन लें। जैसा कि मैं आपको ये बताता आया हूँ कि इरादा मेरा ये है कि हर टॉपिक पर, चूँकि बात पब्लिक आगाही की है, मालूमात आमा की है और मुतफर्रिक मौज़ूआत हैं जिन्हें हम टच करते हैं। और आज हम एक अलमिया होता है बाज़-औक़ात हमारे माशरे में कि लिटिगेशन बहुत किस्म की होती है, उसमें फैमिली मैटर्स जो है वो बहुत काउंट करते हैं। और बहुत अरसे से हमारे पास क्वेश्चंस ऐसे वसूल हो रहे थे जो मसरूफियत की वजह से हम जवाब नहीं दे पाए। और फिर ये इरादा था कि एक ऐसा वीलॉग कर दिया जाए जिसमें तमाम इस किस्म के क्वेश्चन जो है वो कंफर्म हो जाए। जो सवालात किए जाते हैं कि जी मुझे ख़र्चा नहीं मिलता, या तो वो कोई अपनी मर्ज़ी से शौहर के ज़ालिमाना तर्ज अमल से तंग आकर अपने पेरेंट्स के घर जा बैठी है, और पेरेंट्स जो हैं या तो वो आसूदा हाल नहीं है या रिटायर्ड होने की वजह से बिल्कुल ही कोई इनकम का जरिया नहीं, तो वहाँ बड़ी परेशानी उठानी पड़ती है। तो सादा से लोगों को ये भी नहीं इल्म होता कि उसके लिए हमें क्या तरीक़ेकार इख्तियार करना चाहिए कि चूँकि अभी शौहर ने तलाक नहीं दी, मामलात को सुलझाव की कोशिश की जा रही है, तो इस दौरान क्या मैं गुर्बत में ज़िंदगी गुजारूं, मेरे बच्चे जो हैं वो भूखे रहें, या बसूरत दीगर उसने मार पीट कर घर से निकाल दिया है, या एनी वे दिस वे और दैट वे, किसी भी सूरत में अगर वो घर से बाहर है तो वो खर्चे की एंटाइटल्ड है, अपने बच्चों के लिए भी और है तो अपने लिए भी। क्योंकि जब तक इद्दत की पीरियड मुकम्मल नहीं होता, अलहदगी नहीं हो जाती, शौहर जो है वो मेंटेन करने का पाबंद रहता है अपने अपनी शरीक हयात को। तो इसी किस्म के इस नौइयत के सवालात थे, तो हम बता रहे हैं अपने उन तमाम नाजरीन को। फैमिली बहुत जल्दी हम फैमिली मैटर पूरा जो है ना इसे कवर करने की कोशिश करेंगे, जो स्कोप है इसका, जो मतलब बिलअमूम जिस किस्म के क्वेश्चंस हमें आए हैं उन हवालों से, वो सिर्फ ख़वातीन के हवाले से नहीं बल्कि बाज़ मर्द हजरात ने भी हमें हमसे कुछ पूछा है, तो वो उनको एक कवर करके हम ज़बानी ही आपसे जो है ना वो थोड़ी सी गुफ्तगू कर लेते हैं। तो इसके लिए अगर आप मेंटेनेंस या नानो नुस्खा लेना चाहते हैं तो आपको अदालत में रजू करना होगा। और अदालत में अगर आप रजू करेंगे उस हालत में कि आपकी अभी अलहदगी नहीं हुई, और अगर अलहदगी हो भी गई है तो बच्चों की हद तक तो खामन जो है वो सारी उम्र पाबंद रहता है कि अपने बच्चों को वो मेंटेन करे। लेकिन उसमें एक वजाहत ज़रूरी है कि जब बेटा सने बलूगत तक 18 साल की उम्र तक एज ऑफ मेच्योरिटी हासिल कर ले अगर, तो उसके बाद मेंटेनेंस नहीं मिलता। एज ऑफ मेच्योरिटी जो लॉ में लिखी हो, और बच्ची के लिए ये है कि अगर वो 18 साल की तो हो जाती है, उससे भी क्रॉस कर जाती है, तो वो उस वक्त तक मेंटेनेंस लेती रहेगी जब तक वो उसकी शादी नहीं हो जाती। अब मेंटेनेंस कितना है, ये बहुत से अवामल इसमें होते हैं। सबसे पहले ये देखा जाता है कि जो मर्द है जो अपने बच्चों की मेंटेनेंस का जो दावा किया गया है जिसके खिलाफ, उसके ज़राए आमदन क्या है और इनका अमूमी म्यार ज़िंदगी क्या है,
तो उस सूरत में होता यह है कि जब आप मेंटेनेंस का दावा करती हैं तो जवाब दावा आता है, और उसके बाद मेंटेनेंस के फाइनल केस को फाइनलाइज होने की सूरत में, फाइनलाइज से मुराद ये है कि आपने जितनी रकम मांगी है, जाहिर है कि आपका जो मुद्दा अलह है, जो आपका खामद या एक्स खामद है, जो भी सूरत हो, तो उसे वो डिफेंड करेगा कि मेरी इतनी इनकम नहीं है जितनी इन्होंने जाहिर की है, और मैं इतने वो नहीं दे सकता। तो इसके लिए बाकायदा मामला चलेगा 6 महीने, साल, 2 साल। लेकिन चूंकि ये बच्चों की वेलफेयर का मामला होता है, तो अदालत ये कहती है कि ये केस जब डिसाइड होगा, हम फिर बताएंगे कि बैन रास्ता निकालेंगे कि अगर 20,000 क्लेम किया गया है और उसने कहा कि मैं 12,000 दे सकता हूँ या 15,000 दे सकता हूँ, तो फिर वो अदालत जो है वो दोनों तरफ के गवाहान बाकायदा जवाब दावा के बाद, तनकीहात वज़ा करने के बाद जो है वो एविडेंस के बाद फिर ये फैसला करेगी। लेकिन जैसे ही जवाब दावा आता है तो फौरी तौर पे फिर वो मेंटेनेंस के जो ऑर्डिनेंस, मेंटेनेंस के ऑर्डर्स आ जाते हैं अबूरी खर्चे के, कि जब तक केस चल रहा है, आपने 15,000 का कहा है, वो कहते हैं कि मैं 10,000 से ज़्यादा नहीं, ये मामला तो शायद खैर चलता रहेगा, लेकिन अब बुरी तौर पर आप 7-8 हज़ार रुपया जो है ना वो देना शुरू कर दें, अदालत ये कहती है, आसान अल्फाज में समझा रहा हूँ। और उसके बाद फिर जब डिग्री हो जाता है तो फिर वो रेगुलर मिलना शुरू हो जाता है, और जिसमें वक्त के साथ साथ एनुअल इंक्रीमेंट होती है, यानी इजाफा होता है 10%। ये बात हो गई यहाँ तमाम। अब इससे जुड़े बहुत सारे केसेस होते हैं जिसमें एक बुनियादी तौर पे एक खुला का है, जो एक हक हासिल है औरत को। आप ये भी कर सकते हैं कि खुला, सामान जहेज और हक महर के हवाले से तमाम दावाजात इकट्ठे कर दें, और अलहदा अलहदा भी हो सकते हैं। इकट्ठे होने की सूरत में जहाँ तक खुला का ताल्लुक है, तो फिर जवाब दावा का इंतज़ार किया जाएगा फरीक सानी की तरफ से, और जब जवाब देंगे तो अदालत एक कोशिश करेगी कि मसालियत हो, और अगर मसालियत मुमकिन नहीं तो दीगर दावेजात जो है, यानी जो उन्होंने क्लेम किया हुआ खर्चा या सामान जहेज या वगैरह वगैरह, वो तो केसेस चलते रहेंगे। लेकिन जैसे ही मसालियत की कोशिश नाकाम होगी तो फौरी तौर पर जज साहब जो है वो खुला की डिग्री जो है वो जारी कर देंगे, और बाकी सामान जहेज और दीगर मामलात के लिए अगेन वो जो प्रोसीजर चलेगा, वो प्रोसीजर क्या होता है वो आपको वकला की ज़बान में नहीं बल्कि आसान ज़बान में मैं समझाने की कोशिश करूँगा। वो ये होता है कि आप एक दावा करते हैं और उसके बाद फिर वो उसका वो जवाब देते हैं, उसमें पैरा वाइज वो बताते हैं मेरिट पे कि क्या कौन सी बात इनकी सही है, कौन सी गलत है, और उसके बाद जज साहब जो है वो उन दोनों दावा, जवाब दावा और वकला की बहस सुनने के बाद वो ये देखते हैं कि इनके असल इश्यूज क्या है, फरीक अव्वल ने क्या साबित करना है, फरीक दोम ने क्या साबित करना है। इसे हम लीगल लैंग्वेज में ये कहते हैं कि जी इश्यूज फ्रेम हो गए। वो जब इश्यूज फ्रेम हो जाते हैं, यानी कि अदालत बता देती है कि भाई दावे में मौजूद जो दावा और जवाब दावा में जो कुछ है उसके मुताबिक किसने क्या साबित करना है, फिर उसके लिए गवाहियों की स्टेज आती है, गवाहियों के बाद फिर ज़ाहिर जरा होती है, और उसके बाद केस जो है वो डिग्री हो जाता है। ये हो गया मामला ख्वातीन के हद से। अब मर्द हजरात जो हैं वो एक दो सवालात ऐसे आए हैं जो वाकई जवाब तलब हैं, और इसमें गिला भी किया गया है कि ये जो ख़वानीन है ये ख़वातीन के हक़ में ज़रा ज़्यादा है, और ये बात किसी हद तक दुरुस्त भी है, लेकिन जाहिर है कि कानून बनाने वाले जाने, हम इसमें कोई राय नहीं दे सकते। लेकिन यहाँ ये वजाहत ज़रूरी है कि मेंटेनेंस अगर जो है, जो जैनवन बनी है, उसे देना बहुत ज़रूरी है। अगर वो एस्केप करेगा तो वो अपने राइट से भी उन्हें जो है ना आर्जी तौर पर बच्चे की मुलाकात से महरूम किया जा सकता है। तो उस हवाले से हम ये सोचते हैं, हमने ये सोचना शुरू किया, और अब तो शायद बाकायदा ये शुरू भी हो गया है ऐसा कि बाज़ औक़ात ये होता है कि वाक़ियतन
लड़के की ये गुंजाइश नहीं होती कि वो कुछ मेंटेन बच्चों को प्रॉपर कर सके, दावा ज़रा ज़्यादा होता है। और अगर वो नहीं दे सकेगा, डिग्री उसके खिलाफ हो जाएगी, तो फिर वो पहले वारंट होंगे, फिर समन होगा, वारंट होंगे, और उसके बाद किस्सा मुख्तसर ये कि फिर गिरफ्तारी के ऑर्डर भी आ जाते हैं इजरा के बाद। तो उसके लिए हमने बल्कि एक तजवीज़ भी दी थी कि ये इसमें बैतुल माल को भी पार्टी बनाना चाहिए। अगर वो मेंटेनेंस के खिलाफ जो मर्द अगर अदालत में जाए और वो बताए कि भाई मेरे पास तो ये कुछ नहीं है, और अदालत का जो ये फैसला है इसकी रूह से तो मैं जेल में जा सकता हूँ, लेकिन मैं नहीं दे सकता, क्योंकि हमारे पास ऐसे केसेस भी आते हैं कि वो इस हद तक बेचारा मजबूर हो जाता है कि वो ये कहता है कि जी मुझे जेल में भेज दें, मैं खर्चा नहीं दे सकता। और बाद वक़्त उसमें रंजिश और बदनीयती भी शामिल होती है कि पैसे निकलवा कर देखें, क्योंकि हर किस्म के केसेस जो है वो होते हैं। नाज़रीन, ये मुख्तसर सा जायज़ा है, इस हवाले से जुड़े हुए जो भी सवाल हो वो कर सकते हैं, कमेंट में अपनी राय से नवाजें। और इससे जुड़ा हुआ जो एक अहम तरीन मसला जो है ना, वो गार्डियनशिप का है कि अगर माइनर्स जो है वो किसके पास रहे, उसके लिए हम अलहदा जो है व्लॉग बनाएंगे अगली किसी नशिस्त में। तो उस वक्त तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए, और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक करके ऑल का ऑप्शन। थैंक्स फॉर वॉचिंग।